एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जो दुनिया के 1/3 कोको का उत्पादन करता है, लेकिन वहाँ के अधिकांश लोगों ने कभी चॉकलेट का स्वाद नहीं चखा। यहाँ हजारों वर्षों से सोने का खनन होता आ रहा है, फिर भी बच्चे यूरोप और अमेरिका से आए इलेक्ट्रॉनिक कचरे के ढेर में से कुछ डॉलर कमाने के लिए जहरीली गैसें निकालते हैं। यह स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश है, फिर भी यह जादू टोना करने के आरोप में महिलाओं के लिए शिविर चलाए जाते हैं। घाना में आपका स्वागत है, एक ऐसा देश जहां भविष्य और मध्य युग एक ही गली में मौजूद है और हर तथ्य किसी मनगढ़ंत कहानी जैसा लगता है। घाना के तट पर 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच यूरोपीय लोगों द्वारा निर्मित 40 से अधिक पत्थर के किले और महल खड़े हैं। ये कोई रोमांटिक खंडहर नहीं है, ये मानव भंडारगृह थे जहां हजारों अफ्रीकी लोग बिना खिड़कियों और अंधेरे तहखानों में अमेरिका भेजे जाने का इंतजार करते थे। सबसे बड़े किलों में से एक में एक समय में 1000 तक लोगों को वॉलीबॉल कोर्ट के आकार की एक कोठरी में घुटनों तक कचरे में ठूस कर रखा जाता था। लगभग 12 मिलियन लोग इन किलों से गुजरे और जहाजों के निचले हिस्सों में ले जाने के बाद उनमें से केवल आधे ही जीवित बचकर अमेरिका पहुंच पाए। आज ये संग्रहालय हैं जहां अमेरिका से लाए गए गुलामों के वंशज उन्हीं दरवाजों से गुजरते हैं जिनसे उनके पूर्वज 300 साल पहले गुजरे थे। घाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोको निर्यातक देश है जो सालाना लगभग 10 लाख टन कोको बीन्स यूरोप की फैक्ट्रियों को बेचता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस निर्यात से अरबों डॉलर कमाती हैं, लेकिन घाना के किसान को तैयार चॉकलेट बार की कीमत का 6% से भी कम मिलता है। इनमें से अधिकतर किसान इतने गरीब हैं कि उन्होंने कभी चॉकलेट खरीदी ही नहीं। वे उस उत्पाद का स्वाद ही नहीं जानते जिसे उगाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है। इससे भी बुरी बात यह है कि कोको के बागानों में आज भी बच्चे काम करते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का अनुमान है कि इनकी संख्या 15 लाख से अधिक है। वे 40 किलोग्राम के बोरे उठाते हैं, धारदार चाकू चलाते हैं और बिना किसी सुरक्षा के जहर छिड़कते हैं। इनमें से कई को उनके माता पिता ने बेच दिया या तस्करों ने अगवा कर लिया। राजधानी के बाहरी इलाके में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक कचरा डंपों में से एक स्थित है। यह देश का सबसे जहरीला स्थान है। मानवीय सहायता के बहाने यूरोप और अमेरिका से हर साल लाखों टन पुराने कंप्यूटर फोन और रेफ्रिजरेटर यहां लाकर फेंके जाते हैं। बच्चों समेत हजारों लोग इस डंप पर काम करते हैं। वे तारों से तांबा निकालने के लिए प्लास्टिक जलाते हैं। धुआं घना काला और जहरीला होता है। हवा में सीसा, पारा और कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक है। मिट्टी कई मीटर गहराई तक दूषित है और स्थानीय नदी एक मृत क्षेत्र बन गई है। मजदूर दिन में 2 से 3 डॉलर कमाते हैं, लेकिन 40 साल की उम्र तक कैंसर से मर जाते। हैंस बकी यूरोप अपना कचरा हटाता है और करों में छूट प्राप्त करता है। 6 मार्च 1957 को घाना उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना जिसने अपने औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता प्राप्त की। देश के नेता ने लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए घोषणा की कि पूरे अफ्रीका की स्वतंत्रता के बिना घाना की स्वतंत्रता अर्थहीन है। वे महाद्वीप के लिए आशा का प्रतीक बन गए। उन्होंने स्कूल और अस्पताल बनवाए और अमेरिका की तर्ज पर एक एकीकृत अफ्रीकी राज्य का सपना देखा। लेकिन 9 साल बाद चीन यात्रा के दौरान एक सैन्य तख्ता पलट में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और वे घोर गरीबी में निर्वासन में ही मर गए। आज उन्हें राष्ट्रीय नायक माना जाता है। उनका चेहरा हर नोट पर छपा होता है और स्वतंत्रता दिवस एक प्रमुख त्योहार है जिसे परेड और नृत्यों के साथ मनाया जाता है। घाना में शव प्रबंधक होना सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये एक ऐसा तमाशा है जिसे दुनिया भर में ऑनलाइन लाखों लोग देखते हैं। शव प्रबंधक दल संगीत की धुन पर नाचते हैं, कंधों पर ताबूत लेकर कलाबाजियां और करतब दिखाते हैं, जिससे अंत्येष्टि समारोह एक शानदार आयोजन में बदल जाता है। ये मृतक का अनादर नहीं है, बल्कि इसके विपरीत घाना में मृत्यु को शोक मनाने के बजाय दूसरे लोक में संक्रमण के रूप में मनाया जाना चाहिए। लेकिन ताबूत तो और भी अनोखे होते हैं। वे व्यक्ति के पेशे के आकार में बने होते हैं। मछुआरे के लिए मछली, पायलट के लिए हवाई जहाज, विशाल फोन, स्नीकर्स, बियर की बोतलों और यहाँ तक कि धार्मिक पुस्तकों के आकार के ताबूत भी होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 500 से लेकर कई हजार डॉलर तक होती है। देश के उत्तरी भाग में जादू टोना करने के आरोप में महिलाओं के लिए 6 शिविर अभी भी चल रहे हैं, जिनमें लगभग 1000 निर्वासित दादी नानी रहती हैं। किसी बच्चे को बीमार करने, फसल बर्बाद करने या पड़ोसी की मृत्यु का कारण बनने के आरोप में उन्हें हिंसा की धमकी देकर शिविरों से निकाल दिया जाता है। शिविरों में वे बिजली और पानी के बिना झोपड़ियों में रहती हैं और दान पर गुजारा करती हैं। कई महिलाओं ने वहां दशकों बिताए हैं और कभी घर नहीं लौटी। अधिकारियों ने इन शिविरों को बंद करने की कोशिश की है, लेकिन फिर महिलाओं को गांवों में मार दिया जाता है, जिससे शिविर ही एकमात्र सुरक्षित आश्रय स्थल रह जाते हैं। घाना इंटरनेट और विश्वविद्यालयों वाला एक आधुनिक देश है, लेकिन जादू टोने में प्राचीन मान्यताएं स्मार्टफोन के साथ साथ जीवित है।
वोल्टा झील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है जो 8,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1960 के दशक में एक विशाल बांध के निर्माण के दौरान एक विद्युत संयंत्र के लिए किया गया था, जिससे देश को ऊर्जा और समृद्धि मिलने की उम्मीद थी। हालांकि 700 गांव और एक पूरा शहर पानी में डूब गए, जिससे 80,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। उनमें से अधिकांश ने अपना सब कुछ खो दिया और उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। आज डूबे हुए पेड़ों की चोटियां पानी से बाहर निकली हुई हैं और मछुआरे छतों और चर्चों के शिखरों को पानी के नीचे देखने की कहानियां सुनाते हैं। झील बिजली पैदा करती है, लेकिन ये घातक बीमारियों का गढ़ बन गई है और हजारों बच्चे मछली पालन में लगभग गुलामों की तरह काम करते हैं। घाना सचमुच सोने पर बना है। यहाँ 1000 साल से भी ज्यादा समय से इस कीमती धातु का खनन हो रहा है और आज ये देश अफ्रीका में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि ज्यादातर सोना सरकारी खानों में नहीं बल्कि अवैध रूप से निकाला जाता है। लोग बिना परमिट या सुरक्षा नियमों के जंगल में गड्ढे खोदते हैं। सोना निकालने के लिए वे पारे का इस्तेमाल करते हैं जो हवा में वाष्पीकृत होकर नदियों में बह जाता है, जिससे लाखों लोगों के लिए पानी जहरीला हो जाता है और मछलियां मर जाती हैं। ये अवैध खनिक नाम मात्र की मजदूरी पर काम करते हैं, लेकिन वे खरीदारों और तस्करों को मालामाल कर देते हैं जो अरबों डॉलर का सोना देश से बाहर भेजते हैं। अधिकारियों ने अवैध खानों को नष्ट करने के लिए सेना भेजी है, लेकिन कोई फायदा नहीं। सोना बहुत महंगा है और लोग इतने गरीब हैं कि वे इसे रोक नहीं सकते। पिछले 15 वर्षों में हजारों चीनी नागरिक घाना में आकर सोने की खदानों के अधिकार खरीद रहे हैं। चीनी कंपनियां अपने उपकरण, श्रमिक और यहाँ तक कि भोजन भी लाती है, बंद बस्तियों का निर्माण करती हैं और स्थानीय लोगों से नाम मात्र का संपर्क रखती हैं। घाना के अधिकारियों ने अवैध चीनी सोने के खनिकों पर नकेल कसने का प्रयास किया और 2013 में 4000 से अधिक लोगों को निर्वासित कर दिया। चीन घाना की सड़कों, स्टेडियमों और अस्पतालों में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, लेकिन बदले में उसे सोना, हीरे और अन्य संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होती है। कई लोग इसे एक नया उपनिवेशवाद कह रहे हैं। बस अब यूरोपीय लोगों के बजाय एशियाई लोग हैं और तरीका वही है। वे धन ले जाते हैं और एक प्रदूषित भूमि छोड़ जाते हैं। घाना में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, ये धूल भरी गलियों में रहने वाले लाखों बच्चों के लिए गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र मौका है। हर लड़का उन सितारों की तरह बनने का सपना देखता है जो झुग्गी झोपड़ियों में पले बढ़े और फिर शीर्ष यूरोपीय क्लबों के लिए खेले और लाखों कमाए। लेकिन हकीकत कड़वी है। हर सफल फुटबॉलर के पीछे हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन्हें फर्जी एजेंटों द्वारा यूरोप ले जाया जाता है। यूरोपीय शहरों की सड़कों पर बच्चों को बिना पैसे या दस्तावेजों के छोड़ दिया जाता है। वे कर्ज और परिवार के सामने शर्मिंदगी के कारण घर नहीं लौट पाते। फिर भी घाना की राष्ट्रीय टीम अफ्रीका की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। 2010 में वे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। घाना में एक ऐसी वित्तीय क्रांति आई है जिससे विकसित देश वंचित रह गए हैं। यहाँ लगभग कोई भी बैंक का उपयोग नहीं करता, हर कोई फोन से भुगतान करता है। आप बस एक संदेश भेजते हैं और कुछ ही सेकंड में आपके नंबर से दूसरे नंबर पर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, बिना कार्ड, बिना बैंक खाते, बिना किसी शुल्क के। 80% से अधिक वयस्क मोबाइल मनी का उपयोग करते हैं, जो यूरोप की तुलना में कहीं अधिक है, जहां आज भी कई लोग अपने बटुए में नकदी रखते हैं। इसने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। किसान फोन से भुगतान स्वीकार करते हैं, टैक्सी चालक नकदी नहीं रखते, यहाँ तक कि सड़क पर भीख मांगने वाले भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए कोड दिखाते हैं। घाना ने डिजिटल भुगतान में पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास पुरानी प्रणाली नहीं थी। उन्होंने बैंकिंग चरण को छोड़ दिया है। हॉलीवुड और बॉलीवुड के अलावा टॉलीवुड है माइनस घाना का फिल्म उद्योग, जो बेहद कम बजट में हर साल सैकड़ों फिल्में बनाता है। ये फिल्में कुछ $1000 के बजट में सस्ते कैमरों से न्यूनतम संपादन के साथ शूट की जाती है, फिर भी पूरे पश्चिम अफ्रीका में लोकप्रिय है। कहानियों में आमतौर पर जादू टोना, श्राप, प्रेम प्रसंग और गैंगस्टरों का बोलबाला होता है और अभिनेता स्थानीय अंग्रेजी को एक विशिष्ट लहजे में बोलते हैं। इन फिल्मों के सितारे इस क्षेत्र में सचमुच मशहूर हस्तियां हैं जिन्हें सड़कों पर पहचाना जाता है और शादियों में आमंत्रित किया जाता है, लेकिन अफ्रीका के बाहर वे अज्ञात हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्में अक्सर वास्तविक जीवन की समस्याओं, भ्रष्टाचार, गरीबी, घरेलू हिंसा माइनस को दर्शाती हैं और वे न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि सच्चाई भी बताती हैं। 2017 में घाना ने अपना पहला उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया, जो जूते के डिब्बे के आकार का था, लेकिन देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस उपग्रह का निर्माण स्थानीय इंजीनियरों ने किया था जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की थी और घाना के अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू से विकसित करने के लिए वापस लौटे थे। ये उपग्रह तट की निगरानी करता है, मछुआरों को मछलियों के झुंड का पता लगाने में मदद करता है और अंतरिक्ष से ही अवैध कटाई पर नजर रखता है।
घाना आने वाले वर्षों में और अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करने और अन्य अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए अपनी स्वयं की अंतरिक्ष एजेंसी स्थापित करने की योजना बना रहा है। ये साबित करता है कि शिक्षित लोगों और महत्वाकांक्षा के साथ गरीब देश भी अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें महाशक्ति होना आवश्यक नहीं है। पिछले 20 वर्षों में घाना की राजधानी एक छोटे से कस्बे से आधुनिक महानगर में बदल गई है, जहां गगनचुंबी इमारतें और शॉपिंग मॉल बने हुए हैं। करोड़ों डॉलर के आलीशान घरों वाले आलीशान मोहल्ले बन रहे हैं, जो पड़ोसी अस्थिर देशों के धनी अफ्रीकियों को आकर्षित कर रहे हैं। बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियों ने राजधानी में अपने कार्यालय खोले हैं, क्योंकि वे घाना को पश्चिम अफ्रीका में अपने संचालन के लिए एक स्थिर आधार मानती हैं। लेकिन गगनचुंबी इमारतों के बगल में ही जंग लगी धातु की झुग्गियां हैं, जहां लाखों लोग उचित पानी और बिजली के बिना रहते हैं। यही घाना की मुख्य समस्या है। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, निवेश आ रहा है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच का अंतर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। आज घाना एक ऐसा उदाहरण है जो ये दर्शाता है कि क्या कोई अफ्रीकी देश युद्धों, तख्ता पलटों और तानाशाही के बिना विकास कर सकता है। यहाँ लोकतंत्र कारगर है, सत्ता का हस्तांतरण चुनावों के माध्यम से बिना हिंसा के होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और स्वतंत्र न्यायालय है, जो अफ्रीका के लिए लगभग अनसुनी बात है। लेकिन साथ ही यहाँ मध्ययुगीन अंधविश्वास, बागानों में बाल श्रम, जहरीले कचरे के ढेर और भ्रष्टाचार भी मौजूद है, जो देश के आधे बजट को खा जाता है। यदि घाना अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है तो वो अन्य अफ्रीकी देशों को आगे का रास्ता दिखाएगा। यदि नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि केवल लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है। फिलहाल घाना अतीत और भविष्य के बीच संतुलन बनाए हुए है और ये स्पष्ट नहीं है कि आने वाले दशकों में स्थिति किस ओर झुकेगी। यदि आपको ये रोचक लगा तो सदस्यता लें, ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। हम संक्षिप्त और सटीक जानकारी देते हैं।